चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने 1919 पे आके, थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, 1919 पे आके टॉपिक को छोड़ दिया था, है ना। और मैंने कहा था कल बात करेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सब लोग ध्यान से सुनो, ये नई शुरुआत है, आज एक नया टॉपिक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, दो आदमियों के नाम हैं। मॉन्टेग्यू लंदन में बैठता है, महारानी ब्रिटेन का सेक्रेटरी है, तो भारत का सचिव है, सारी बातें भारत के बारे में महारानी ब्रिटेन को इन्फॉर्म करता है। चेम्सफोर्ड भारत में बैठता है और ये भारत का वायसराय है, इन प्लेस ऑफ किंग। तो दो आदमी मिलकर, एक मॉन्टेग्यू और एक चेम्सफोर्ड, दोनों सुधार लेकर आते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, नाम देते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कुछ नहीं है सुधार के नाम पे आपके काम का, बस इतना सुन लो। जैसे दो आदमी पहले आए थे, उन दोनों का नाम आपको पता है, मार्ले मिंटो। सेम यही कंडीशन थी, मार्ले सचिव था, मिंटो वायसराय। इन दोनों ने, याद है 1909 में कुछ सुधार किए थे। उन सुधारों के नाम पे हमारे हिंदू और मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। सेम इसको आगे बढ़ाएंगे ये दोनों। हिंदू मुस्लिम तो ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, ये इसमें सिखों को भी ऐड कर देंगे। अब सिखों का भी निर्वाचन क्षेत्र बिल्कुल अलग है हिंदुओं से, यानी देश में फूट डालो राज करो की नीति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी 1909 में भी और 1919 में भी। इसमें आपके काम का कुछ नहीं है, बस आपके नुकसान की बात है। इसके अलावा ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे इंडिया में हर 10 साल बाद हम एक कमीशन भेजेंगे जो इंडिया में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ और क्या ज़रूरत है टाइम की, ये देखने के लिए यहाँ आएगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा। और इन्हीं के कहने के कारण 1927 में आपके देश में एक कमीशन आया था जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। इसको बनाया गया था नवंबर 1927 में, ये आपके यहाँ पहुँचा था फरवरी 1928 में। तो 10 साल, रिपोर्ट वगैरह आते आते 10 साल पूरे लग जाते। तो इसलिए कहा गया कि हर 10 साल में इंडियंस की ज़रूरत, इंडिया में क्या कुछ चेंज करना है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बस कहने के सुधार हैं। तुम्हारे देश में तुम्हें याद रखना है, हिंदू मुसलमान जो 1909 में बांटे गए थे, उनकी कैटेगरी को बढ़ा के किस तक पहुंचा दिया, सिखों तक। और इस तरह 1919 में ये दिखावट की गई, 1919 में, 1919 में। इसी दौर में आपके देश में दो बड़ी चीजें और घटित हुई। एक तरफ जहां इन सब से कौन गुस्से में आने वाले थे, क्रांतिकारी। अब कांग्रेस के ना पैरेलल साथ साथ चल रहे थे। हमने देखा था 1905 के बंग भंग के बाद 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी, एक गरम दल बन गया था और एक नरम। दोनों की कमजोरी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार कर दिया। कुछ सुधार नहीं था, हिंदू मुसलमान अलग कर दिए। इनको ये बात समझ में आई, शायद इसीलिए ये 1916 में इकट्ठे हुए और एक जगह पैक्ट हुआ था। कौन सा पैक्ट था वो? इसका मास्टरमाइंड किसको कहा गया, जिन्ना को। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया एक एनी नाम की महिला ने और एक अपने तिलक ने। ये हमें सब कुछ याद है, हमने कल परसों पढ़ा था। इन दोनों ने एक नया आंदोलन भी शुरू किया था, होम रूल लीग। किस देश से देखा था? और इंडिया में फेमस ज़्यादा बनाया तिलक ने, लेकिन शाखाएं ज़्यादा बनाई इसकी एनी बेसेंट ने। अडयार मद्रास में इसका हेडक्वार्टर था। लखनऊ पैक्ट के बाद कहने को तो कांग्रेस इकट्ठी थी, नरम प्लस गरम और कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी क्रांतिकारी कांग्रेस की जो कार्यशैली थी इससे खुश नहीं थे। और अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों को दबाने का एक नया तरीका खोज निकाला और इसको कहा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट बेसिकली एक आदमी का नाम है, उस आदमी का नाम में रॉलेट आता है। और उसने सजेस्ट किया था कि इंडियंस के क्रांतिकारियों को दबाने का, खत्म करने का, जड़ से मिटाने का एक नया तरीका मेरे पास है, जिसको इन्होंने कानून का नाम दे दिया। और क्योंकि उस आदमी का रॉलेट नाम था, सिडनी रॉलेट, तो हमने कह दिया भाई रॉलेट एक्ट है। एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट नहीं था, ये क्रांतिकारियों को खत्म करने के लिए एक्ट आया था, पर फेमस इसी नाम से हुआ। इसमें क्या कहा गया, जिस पे शक हो अंग्रेजी सरकार को, उसको पकड़ ले, उसको कहीं भी किसी भी जेल में डाल दे। कोई भी उसके बारे में वकील पूछताछ करने आए तो बताने की जरूरत नहीं, कोई वकील की सुनवाई नहीं। वो आदमी कुछ भी दलील दे, जी मैं नहीं था इन्वॉल्व, मेरी गलती नहीं है, मैं, मेरे बारे में गलत सूचना मिली, नहीं सुनना। और उसकी कोई भी अपील नहीं चलेगी, चाहे वो कहीं से करवा दे अपील। तो न वकील, न दलील और न अपील। ये देखा जाए तो ये तो सीधे खत्म कर दिया आम आदमी के बोलने के अधिकार को, क्योंकि जिस पे पुलिस को शक होगा, पुलिस को तो गलतफहमी भी तो होती है, कितने लोग तो वैसी पुलिस उठा लेती है। अब जिसको पुलिस ने उसके घर से उठा लिया, ना तो वो अपील कर सकता कहीं से कि जी मेरी माफ़ी, भाई मुझे बेल मिल जाए, कुछ भी ना, उसकी दलील चलनी, ना उसके वकील की सुनी जानी। इस तरह से आम आदमी को, या कह दो मेन तो क्या टारगेट था इनका, क्रांतिकारी।
क्रांतिकारी, इनको खत्म करना, एक ऐसा भय का माहौल क्रिएट करना कि लोग डरें और अपने लड़कों को क्रांति के रास्ते से वापस खींच लाएं कि अगर तुझे पुलिस पकड़ के ले गई तो कहीं उनके साथ उठता बैठता भी मिल गया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है। इसको कहा गया ये काला कानून है। भाई ये तरीका थोड़ी होता है। आप ठीक है, किसी ने गलती की है, उसकी गलती को प्रूफ तो होने दो कि उसने गलती की है, उसकी दलील सुन तो लो, वो अपील करना चाहता है मौका तो दो, अब भी तो मिलता ही है। तो ये काला कानून कह के हमने इसका विरोध किया और ये वो दौर था जब हिंदू मुसलमान वापस एक दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसका मिसयूज किया इस काले कानून का अंग्रेजों ने। और दो तगड़े लीडर्स थे, एक था सत्यपाल, नाम से तुम्हें दिख गया होगा, हिंदू है, सत्यपाल किचलू, और एक थे, ये सत्यपाल और किचलू इकट्ठे लिखते हैं, दो आदमी है सत्यपाल, और एक है सैफुद्दीन। सैफुद्दीन, दोनों के नाम से तुम्हें समझ में आ गया, हिंदू और मुसलमान। तो डॉक्टर सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू था, इसलिए कहीं कहीं किताबें सत्यपाल और किचलू लिख देती हैं इनका सरनेम। तो सत्यपाल हिंदू हैं और सैफुद्दीन मुसलमान, दोनों पक्के दोस्त, और दोनों ने इतना अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया कि देखो हिंदू मुसलमान अगर इकट्ठे रहेंगे तो अंग्रेज हमारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों ने जब भाषण दिए, लोगों को जोड़ा, तो इस बात से कहीं ना कहीं अंग्रेजी राज को लगा कि कहीं क्रांतिकारी इनका साथ पकड़ लें। उन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि इनको किस एक्ट में पकड़ रहे हैं हम, तो रॉलेट एक्ट में ना तो वकील की सुनी जाएगी, ना ये कहीं दलील दे पाएंगे कि हमने किया या नहीं किया ये काम, और ना ये अपील कर सकते। इन दोनों को जब पकड़ा गया तो 9 अप्रैल का दिन था, और इसी दिन जैसे पकड़ लिया तो ठीक है, जनता एंटी हो गई। 10 अप्रैल की घटना है। 10 अप्रैल को बहुत सारे लोग, ये डीसी उस टाइम पे जो था अफसर, वहाँ पे अमृतसर में पकड़े थे ये लड़के, यहाँ पे इकट्ठे हुए बहुत सारी भीड़ कि भाई हम डीसी को ज्ञापन देंगे, ऐसे कैसे पकड़ लिया और इन्होंने क्या किया है, प्रूफ तो करो कम से कम, काला कानून में ऐसे थोड़ी कि गुंडा राज आ गया। तो यहाँ जो भीड़ थी ना, अब ये उस टाइम के अधिकारी, डीसी मान लो आज का, इसके दफ्तर के बाहर है, ये नारे लगा रहे थे भाई छोड़ो उनको, किस बेसिस पे पता हमें चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ये तो अंधा राज आ गया। वहां पुलिस वालों के दिमाग में पता नहीं किसने ऑर्डर दे दिया कि इनको शूट कर दो। ये 10-12 आदमी यहाँ थे, टोटल मिला के 20-25 होंगे। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, कुछ लड़के इसमें मर गए। अब वो मर गए तो ये बवाल मच गया, तो इसका बदला लिया भारत के लोगों ने। पंजाब में चल रहा था ये सब, उन्होंने अंग्रेजों की अगले दिन जाके अलग अलग बिल्डिंग्स में आग लगा दी। ये गुस्सा था, अब वो बिल्डिंग्स में आग लगा दी, 2 दिन के अंदर अंदर ये सब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। 12 तारीख को पंजाब में आम आदमी को नहीं पता, ना क्रांतिकारियों को ज़्यादा पता, लेकिन वहाँ का जो डीसी था इसने कह दिया यहाँ मिलिट्री राज लागू हो गया। मिलिट्री राज पता होगा ना क्या होता है, जिसमें फौज बुला ली जाती है बड़े पैमाने पे, और कोई भी गड़बड़ होते ही फौज को शूट एट साइट का भी ऑर्डर दिया जा सकता है, ये होता है मिलिट्री राज। तो आम जनता को नहीं पता पंजाब में ये सब क्या हुआ, 10-12 लड़के मारे गए, उन्होंने सरकारी दफ्तरों को लूट लिया, आग लगा दी और गड़बड़ की, जो गलत था। अब मिलिट्री आ गई, फौज आ गई, पूरे में सेना का राज दिख रहा है, लेकिन ये शहर तक सीमित है। ये 9 अप्रैल से और 12-13 अप्रैल तक इतना सब कुछ हो गया, गांव के लोगों को पता ही नहीं। वो अपना त्योहार मनाने आ गए हैं। 13 अप्रैल आ गया, आप सब जानते हो 13 अप्रैल बैसाखी का दिन होता है। बैसाखी का दिन आ गया और गांव के लोग उठ उठ के, अमृतसर में मेला लगता था बहुत बड़ा, तो उस टाइम पे रिक्रिएशन का कोई सोर्स तो था नहीं, तो गांव के लोग भी, फसल तैयार होती है इस टाइम पे, फसलों का त्योहार है बैसाखी, और पंजाब का तो मेन त्योहार था। तो आसपास के गांव के लोग अपने बैलगाड़ियों में और इस तरह पैदल चल चल के मेले में आ गए। किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ मिलिट्री आई हुई है और यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है, क्योंकि उस टाइम कोई अखबार नहीं थे, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, तो ये सब चीज़ें पता चलने में ही कई कई महीने लग जाते थे। तो वहाँ से गाँव से उठ उठ के लोग, पूरा मेला भर गया, ये मेला भर गया, सब अनजान है कि यहाँ क्या हो रहा है। मेले में दोपहर का टाइम था, देखो आज के 1-2 दिन पुरानी तो घटना है, ये 13 अप्रैल अभी तो गया है, 2 दिन पहले गर्मी हो जाती है 12-1 बजे के आसपास। तो इस मेले में लोग भरे हुए हैं, बड़ा मेला लगा हुआ है। 12-1-2 बजे यहाँ पे बहुत गर्माहट और इस तरह का माहौल हुआ। तो ये जितने गांव के लोग थे, बेचारे शरीफ लोग, अपने गांव से उठ के आए, खेती करने वाले किसान थे, कोई मजदूरी करने वाले, कोई नॉर्मल परिवार, हम जैसे परिवार, और ये आके दोपहर जैसे हुई तो यहाँ एक बड़ा सा बाग था जो आप सब जानते हो, जलियांवाला बाग। इस बाग में ये लोग अपना थोड़ा रेस्ट करने के लिए, मान लो यहाँ कहीं मेला था तो मेले में कितनी देर घूमते कि चलो 2-4 घंटे अपना ये धूप से उतर जाए, फिर 4-4:30 बजे आएंगे, 1 आधा घंटा घूमेंगे और अपने अपने गाँव निकल जाएंगे, क्योंकि तब यही था कि 2-3 घंटे तो आने जाने में लगते थे। तो आप ये मानो इस मेले से उठ के अनजान लोग, बहुत शरीफ, जो किसी से कोई मतलब नहीं, जो अंग्रेजों के एंटी भी बोल भी नहीं सकते, ये बेचारे यहाँ से रेस्ट करने के लिए इस बाग की तरफ चले आए। ये अनजान है, इनको कुछ नहीं पता। इस बाग में आके, बहुत बड़ा बाग था, आपने देखा भी होगा बहुत लोगों ने, और यहाँ आराम से सब आराम कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। यहीं पे एक कोने में एक छोटी सी सभा ऑर्गेनाइज की गई है, जो अभी 3-4 दिन पहले लड़के पकड़े गए थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, कि भाई उनके लिए अब आगे क्या करना है, क्या रॉलेट एक्ट में वो ऐसे 2 साल 3 साल सड़ते रहेंगे जेलों में, या हम कोई एक्शन लेंगे। तो यहाँ कुछ मुट्ठी भर क्रांतिकारी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आज वो डिस्कशन कर रहे हैं। उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, वो तो अपनी 35-40 आदमी थे, भाई क्या करना है आगे, क्या स्टेप लेना है, सरकार के खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाए। अब ये भी अनजान है और उनको भी नहीं पता कि यहाँ क्या होने वाला है। ये सब आके, यहाँ ढेरों पेड़ थे, अपना पेड़ों के नीचे अपने घरों से चादर लाए हुए, किसी की माँ बूढ़ी, किसी के पिता बीमार, भाई बहन है, अपने बच्चे हैं, वाइफ है, पूरे पूरे परिवार, लगा लो मेले में तो सारा परिवार ही देखने जाता है। अब ये यहाँ आके रेस्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और ये चुगली कर देता है एक आदमी जो यहाँ पे लोकल
लेवल पे चिढ़ता है सत्यपाल से और किचलू से, वो उनके एंटी है और उनसे छोटा है रैंक में, तो यहाँ जाके बता देता है कि वहाँ तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और वो सब क्रांतिकारियों को जो है एक ट्रैक दिखा रहे हैं। तो आप सबको पता है इसके बाद फिर वो पागल जो एक आदमी जो कि यहाँ का मुखिया बना के भेज दिया था, यहाँ के उस टाइम के कमिश्नर ने, एक अंग्रेज तभी तभी तो आया था ये नया, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया, ये अपनी पूरी दल बल के साथ यहाँ एंटर हो गया। और यहाँ पे गेट्स तो कई थे पर वो इतने छोटे थे कि बंद पड़े थे, खोल नहीं रखे थे। मेन गेट की एंट्री से ये आया और इसने यहाँ फौज को तैनात कर दिया। यहीं पे कहीं वो क्रांतिकारी हैं, यहीं पे जनता है, कोई यहाँ सेवा दे रहा है, कोई यहाँ पानी पिला रहा है। जैसे उस टाइम पे कोई प्याऊ और इस तरह की चीज़ें कम थी, तो बाहर से अरेंज करके पानी का सिस्टम, क्योंकि इस टाइम ना गर्मी बहुत, आज ही के दिन समझ लो ना ऐसा ही दिन था, तो ये सब अनजान है। अब जब यहाँ इन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई भारत में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो क्यूरियोसिटी हर इंसान में होती है कि जहाँ भीड़ होगी ना, हम इंडियंस क्या, हम जरूर जाके देखें क्या हो रहा है यहाँ। ऐसा है ना हमारी आदत, कहीं हाईवे पे कहीं 2-4 आदमी खड़े हो तो हम भी देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ, क्या हुआ। तो यहाँ वो भीड़ थी 35-40 की, तो इन सबको लगा क्या हो रहा है देखते हैं, ये वहाँ चले गए। अब इनको क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है, अनजान आदमी है, खड़े होकर उनका भाषण सुनने लगे। इतने में वो यहाँ आ गए और फौज को तैनात कर दिया और अंधाधुंध इन लोगों को पहले कहा कि 3 मिनट हैं, 3 मिनट में जिसको जहाँ भागना है भाग जाओ। आप सोचो ये भीड़ खड़ी है, जो ये आदमी खड़े हैं, इनकी पत्नी, इनकी माँ, इनकी बहन, इनके पिताजी, इनका पूरा परिवार, ये सब कहीं आराम से बैठे हैं, लेटे हैं, कोई खा रहा है, कोई आराम कर रहा है। पूरे दिन की थकान थी, कहीं से चल के आए होंगे मेले में से। तो अब सोचो 3 मिनट में कह रहे हैं भाग जाओ, तो ये समझ पाए कि क्यों भागना है, क्या हो गया। उससे पहले 3 मिनट बीत गए। आदमी को इंस्टेंट रिएक्शन देने में टाइम लगता है ना, अकेला हो तो भाग जाए, जिसके पीछे परिवार है, बूढ़ी माँ है, पिताजी हैं, वो अपना पूरा ताम झाम फैला के बैठा है, वो आराम से पिकनिक की तरह वहाँ पे आया हुआ था। 3 मिनट में कोई नहीं भाग पाएगा, इसको भी पता था ये। जब तक वो कुछ समझ पाते, मुड़ के देखा कि क्या हो रहा है, इतनी फौज क्यों आ गई यहाँ, क्या गड़बड़ हो गई है। इतने में वहां से फायरिंग शुरू। वो भीड़ जब जैसी फायरिंग शुरू हुई तो सबका टारगेट पहले इधर, अब वो तितर बितर भागने लगे, कोई इधर कोई उधर स्टैम्पेड में। तो फिर सबको ऑर्डर दिया कि इस तरफ चला दो। अब सोचो चारों तरफ गोलियां चली, और आप सबने मूवीज में देखा होगा कैसे वो दीवारों पर चढ़ के जो लोग जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो दीवारों पर शूट कर दिए। उस कुएं में कितनी लाशें इकट्ठी हो गई। सबसे छोटा बच्चा जो यहाँ मिला था ना, जो मरा था, वो 6 हफ्ते का बच्चा था। 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीने का बच्चा। 1.5 महीने का बच्चा कितना होता है तुम देख लो। इतने छोटे बच्चे पे भी अंधाधुंध फायरिंग की गई। इतने सारे लोग मर गए। बहुत सारे लोगों को जैसे पैर में गोली लग गई, तो मरेगा नहीं, लेकिन लाचार तो हो गया, भाग तो नहीं सकता। ये 10-15 मिनट ऐसे अंधाधुंध फायरिंग के बाद चलो इतना भी चल जाता, मरे कुछ लोग थे, कुछ तो जिंदा थे, अगर उनको बचा लिया जाता। यहाँ ये शाम की घटना है सारी। यहाँ रात बजे जैसे फैली खबर कि भाई ऐसे कहीं अंधाधुंध गोलियां चलवा दी अमृतसर के जलियांवाला बाग में, तो जिनके घरों से लोग आए हुए थे वो भागे कि भाई हमारा भी बेटा गया हुआ था, हमारा पूरा परिवार गया हुआ था। तो बताया कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू का मतलब आप सब जानते हो अच्छी तरह, आप एंटर नहीं कर सकते कहीं भी। कर्फ्यू यही तो होता है, आप घुस नहीं सकते। तो सोचो जिसका भाई, किसी के पैर में गोली लग गई, किसी के कंधे में, जो बच सकते थे, जो ठीक रह सकते थे, वो पूरी रात इस बाग के अंदर तड़पते रहे, कोई उनको संभालने नहीं आ पाया, क्योंकि शहर में क्या लगा दिया गया। तो आधे जो बच सकते थे ना, वो भी तड़प तड़प के फाइनली मर गए, क्योंकि ब्लड इतना निकल गया कि आदमी की मौत हो जाएगी। अगर इंस्टेंट उनको फर्स्ट एड मिल जाती, हॉस्पिटल मिल जाता, तो बहुत लोग बच जाते। ये कितना स्ट्रिक्ट एक्शन था देखो। चलो एक गलती हो गई, उसने मार दिया गुस्से में आके, लेकिन अब ये कर्फ्यू तो और बड़ी गड़बड़ है ना। और इसके बाद अगले दिन जब तक ये खबर फैली, तब तक अंग्रेज सचेत हो गए और उन्होंने इसको ऐसा अमली जामा पहनाया कि ये आदमी थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है, मतलब इसका दिमाग चल गया, ये गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो सबने कहा कि ये कैसा गुस्सा था भाई, इतना कितना पागल आदमी है, और इतना ही पागल है तुमने अफसर कैसे बना रखा है। अगर तुम्हारी दलील है कि ये पागल है, तो अफसरशाही में कैसे है। इन्होंने जानबूझ के दिखावट की और कहा कि ठीक है, हम एक कमीशन बैठाते हैं इसकी गलती पता करने के लिए। कमीशन को नाम दिया गया हंटर कमीशन। हंटर कमीशन में जानबूझ के 2-3 इंडियन भी ले लिए। एक सेठ था, जगत सेठ, अमीर आदमी, जिसकी बहुत बढ़िया उठ बैठ थी अंग्रेजों के साथ। 1-2 इस तरह के अमीर अमीरी से आदमी लेके, और इस कमीशन ने रिपोर्ट दी, और उस कमीशन की 8-10 पन्नों की रिपोर्ट में हर एक पन्ने में कहा गया कि गलती हुई है, लेकिन अपनी देशभक्ति के चलते इस डायर ने ऐसा किया। डायर अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत था, इसलिए उसको गुस्सा आ गया कि उसके देश के खिलाफ कोई ऐसे कैसे इकट्ठा हो रहा है। यानी हर पेज पे ये दिखाया गया कि डायर की उतनी गलती नहीं है, और एक वो एंगर फिट ऑफ रेज, भाई एक तरह से गुस्से में आके उसने ऐसा स्टेप गलती से ले लिया। इस रिपोर्ट को पढ़ के गांधी नेहरू को बहुत गुस्सा आया, और सबने कहा कि हर एक पन्ने पे ये दिखता है कि लीपापोती की गई है जानबूझ के, किसको बचाने के लिए। डायर की भी गलती नहीं मानी गई। डायर की गलती से ज्यादा गलती हमारे क्रांतिकारियों को लगी। उस टाइम में पंजाब का जो कमिश्नर था ना, उसकी गलती है कि उसने ऐसे बेवकूफ आदमी को, जिसमें सही डिसीजन लेने की अकल नहीं थी, उसको इतने बड़े पद पर कैसे पहुंचाया। और इसीलिए एक आदमी जिसका नाम था उधम सिंह, तुमने इनकी कहानी भी सुनी होगी, इन्होंने मन में ठान लिया, क्योंकि कहते हैं जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उधम सिंह वहां पानी पिला रहे थे। ये इनके माँ बाप ना बचपन में ही गुजर गए थे, बहुत गरीब थे। एक गुरुद्वारे में रह के ये पले बढ़े थे, अनाथ आश्रम चलता था वहां, तो वो गुरुद्वारा सेवा दे रहा था। अमृतसर में ढेर गुरुद्वारे
गुरुद्वारे थे ही, तो उस सेवा के दौरान ये वहाँ पानी पिला रहे थे। जब इन्होंने अपनी आंखों से देखा कैसे लोग भाग रहे हैं और स्टम्पेड हो रहा है और मर गए लोग और कोई किसी को चिंता नहीं, फिर कर्फ्यू लग गया, कोई संभालने भी नहीं आया, मरे हुओं की डेड बॉडी को उठाने नहीं आ पाया, और जिंदा जिसकी लाश बनने से पहले की स्टेज में अगर बचा लेते वो भी नहीं करने दिया। ऊधम सिंह ने इस हंटर कमीशन की रिपोर्ट को जब सुना तो बौखला गए और कहा कि इसका जो बदला है वो मुझे लेना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं 21 साल बाद 1940 में सरदार ऊधम सिंह ने पैसा अरेंज किया, एक पिस्टल अरेंज की, और इसी डायर को जो वहां का कमिश्नर था, जिसने मारा था उसने नहीं, जो कमिश्नर था, इसको जाके लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण दे रहा था। ये कैक्सटन हॉल में, वहाँ चुपचाप ये भी जो ऊधम सिंह जी हैं, ये अपना पूरा भेष बदल के, क्रांतिकारी थे ये बड़े, भगत सिंह के भी अच्छे दोस्त थे ये, वहाँ ये गए और इनको बस ये था कि मुझे मेरा टारगेट जीवन का, सांस का लेने का यही है कि मुझे इस आदमी को मारना है जिसने 19 में मैंने अपनी आंखों देखा कि कैसे लोग मरे। और ऊधम सिंह वहाँ जाके क्रांतिकारियों से अपनी साठगांठ की और कैसे ना कैसे जर्मनी की एक बहुत बढ़िया पिस्टल इन्होंने अरेंज की। और जहाँ हॉल में भाषण था बड़े बड़े अंग्रेजों का, जो यहाँ से रिटायर होकर वहाँ गए थे, वहाँ ये पहुँचे, वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग थी, तो सूट बूट पहना, एक किताब ली लाइब्रेरी की बहुत मोटी सी, और रात में उस किताब के पन्नों को पिस्टल की शेप में काटा, यानी जितनी मोटी भारी पिस्टल थी ना उस शेप में काट के इतनी मोटी किताब में, और उसमें उस पिस्टल को घुसा के रख दिया। ऊपर भी पेजेस हैं, नीचे भी पेजेस हैं, बीच में पिस्टल है, और उसको पकड़ के अपने कोट पैंट टाई लगा के, सिर पे हैट पहन के, जैसे हाँ सच में बहुत पढ़ने लिखने टाइप का आदमी है, और अपनी वो किताब लेके चले गए। कैक्सटन हॉल में जब ये पहुंचे तो बाहर एंट्री पर चेकिंग थी, तो किताब को देख के 2-4 पन्ने खोले, वापस पकड़ा दी। जब किताब इनके पास आ गई तो सही जगह देख ली, स्टेज से कहाँ बैठ के गोली मारना आसान है। और जैसे ही इसका नंबर आया, किसका, डायर का, कमिश्नर वाले डायर का। डायर 2 हैं, एक माइकल ओ डायर था, एक दूसरा डायर था आर डायर। तो माइकल ओ डायर और आर डायर अलग अलग आदमी थे। जैसे ही उसका नंबर आया, उसने बोलना शुरू किया, तभी ऊधम सिंह उठे और तुरंत उसको शूट कर दिया, और उसके आसपास का एक आधा आदमी और मारा गया। जैसे अंधाधुंध फायरिंग में गुस्से में 1-2 और मर गए, तो बाद में ये पकड़ लिए गए, पकड़े जाने ही थे। तो कहा कि तुमने क्या ये जो किया ठीक किया, क्या किया, ये क्यों किया ऐसे? तो बोले बस एक गलती रह गई। तो बोले क्या गलती रही? बोला 2-4 को और मार सकता था। तो फिर उन्होंने कहा इसका दिमाग चल गया और इसको सजा दी जाए। फिर इसको सजा हुई, फांसी पे चढ़ा दिया। लेकिन ऊधम सिंह ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर कोई सरफिरा क्रांतिकारी हो तो वो 20 साल 30 साल बाद भी जाग सकता है। और अंग्रेज जो जो क्राइम करके यहाँ से गए थे ना, उनके मन में एक डर हो गया कि मैंने भी अगर किसी का बुरा कर रखा है इंडिया में, तो बेशक मैं रिटायर होकर 20 साल से यहाँ मजे कर रहा हूँ इंग्लैंड में, लेकिन कोई सरफिरा किसी दिन आके मुझे भी ऐसे ही उड़ा सकता है जैसे किसको उड़ा दिया, डायर को। तो ये एक डर पैदा कर दिया था क्रांतिकारियों ने, और इस तरह से 1919 के उस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया 20-21 साल बाद जाके 1940 में। इस टाइम पे ना धीरे धीरे अब एक चेहरा उभरने लग गया था। कौन था वो? महात्मा गांधी। और अब गांधी लीड इसलिए ले पाएंगे क्योंकि इन सब घटनाओं से लोगों के दिमाग में क्रांतिकारियों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर तो बनेगा, लेकिन क्रांतिकारी मेरे घर में ना पैदा हो ऐसा हर एक को लगने लगेगा, क्योंकि क्रांतिकारियों का अंत देख के सब लोगों के मन में एक भय की फीलिंग आएगी। और इसलिए क्रांति का रास्ता पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा पकड़े। तो धीरे धीरे फिर अकेला कौन छा जाएगा भारत पर? महात्मा गांधी। पहले यहां तक की बातें करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने कल कितने पेजेस पढ़ लिए थे? पेज नंबर 110। 110 पे पूरा ये करके मेरे ख्याल लास्ट जो था होम रूल लीग नेतृत्वहीन हो गई, यही पढ़ा था ना। पेज 111 पे आ जाओ। 111, 110 तो हमने थर्ड लास्ट पॉइंट पढ़ लिया होगा, है ना। 111 पे आ जाओ। 111 में दूसरे पॉइंट पर आना। दूसरे पॉइंट की चौथी लाइन पीछे अंडरलाइन करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किसके नाम है? मॉन्टेग्यू क्या है? भारत का सचिव। और चेम्सफोर्ड क्या है? वायसराय। यहां लिख लो मॉन्टेग्यू के पास भारतीय सचिव, सेक्रेटरी था ये, लंदन में बैठता था, महारानी को हमारी सारी जानकारी देता था। और चेम्सफोर्ड था हमारा वायसराय। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला पॉइंट टिक करना। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। तो मैग्ना कार्टा किसने नाम दिया? मैग्ना कार्टा बेसिकली एक आज्ञा पत्र था, राजशाही आज्ञा पत्र। इसके बाद 2-3 पॉइंट छोड़ दो, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, इससे अगला टिक करना। 1919 के सुधारों को लेकर कांग्रेस में उत्पन्न मतभेद के कारण कांग्रेस में दूसरी बार फिर से विभाजन हो गया। नीचे से थर्ड लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। इस अधिनियम 1919 में ही भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट भी टिक करना। 1919 के अधिनियम की 10 वर्ष बाद समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान था। कालांतर में यह आयोग साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। क्यों आया था साइमन कमीशन? 1919 के अधिनियम में कहा था कितने साल बाद? 10 साल बाद हम एक आयोग लाएंगे। नेक्स्ट भी टिक कर लो। 1919 के अधिनियम द्वारा 1909 के अधिनियम में की गई मुसलमानों के
पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का विस्तार कर इसमें सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल कर लिया गया। तो आपका डिवाइड एंड रूल लगातार 10 साल आप बिल्कुल अच्छी तरह देख सकते हैं। पहले 1909 में किस किस को अलग किया? हिंदू और मुसलमान। 1919 में किसको अलग किया? हिंदू मुस्लिम ऑलरेडी थे, बाकी कौन अलग कर दिए? सिख। और 1932 में कोशिश करेंगे हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख अलग और शेड्यूल कास्ट अलग। तब महात्मा गांधी जेल में आमरण अनशन करेंगे और तब एससीज को वो रोकेंगे कि तुम हिंदू ही हो, तुम हिंदुओं से अलग नहीं हो। फिर इनके और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट होगा जिसको हिस्ट्री में कहा जाता है लखनऊ पूना पैक्ट, पूना समझौता या पूना पैक्ट। और इसीलिए जगह जगह आरक्षण के पक्ष में बोलने वाले लोग कहते हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। गांधी ने किससे वादा किया था? अंबेडकर से, कि तुम्हारी कम्युनिटी अलग नहीं होगी, ये हिंदुओं में से ही हैं, इनको हम इन्हीं में आरक्षण देंगे। चलो अगला पॉइंट देखेंगे। तो गैर ब्राह्मण राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण शुरू हो गया। कौन आ गया भारत में? महात्मा गांधी। ध्यान से पढ़ेंगे। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर कस्बे में, टिक कर लो, गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका नाम मोहनदास था, पिताजी का नाम करमचंद था, तो अपने पिता का नाम साथ लिखते थे। प्रारंभिक अध्ययन के पश्चात, टिक करना, वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। फिर पढ़ लो, जहां से अध्ययन के बाद भारत लौटे, लेकिन किसी मुकदमे के सिलसिले में, टिक कर लो, वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। और कितने साल वहां रहे? लगभग 22 साल। यहां पर रहते हुए गांधी जी ने भारतीयों पर अंग्रेज शासकों द्वारा किए जा रहे, अंडरलाइन कर लो, अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। इसी दौरान उन्होंने अत्याचारों से लड़ने का अपना अहिंसक तरीका, डबल टिक कर लो, सत्याग्रह विकसित किया। तो सत्याग्रह भारत में आके सीखा या अफ्रीका से सीख के आए थे? गांधी ने क्या कहा था? आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट आई वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। मैंने सीखा अफ्रीका में सब। अगले पेज पर आ जाओ, बहुत काम के पॉइंट्स। लगभग 22 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका रहने के बाद, अंडरलाइन रखना, ये 1915 को भारत लौटे। क्या डेट थी? 9 जनवरी। लिख लो यहाँ, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। अब तो कई साल से, 2 साल से मना ही नहीं पा रहे ये पेंडेमिक के चलते। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। चलो आगे टिक करो। भारत में गांधी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा पैराग्राफ, गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानने लग गए। तो गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोखले। गोखले उदारवादी है या वैसे हैं? उदारवादी। गोखले का तो बहुत बड़ा रोल था ना, जब कौन हेड बनना चाहता था? तिलक। तब तिलक का कहाँ था वो सेशन? नागपुर। उठवा के कहाँ ले गए? सूरत। ये गोखले ही थे। आगे टिक कर लो। जिस समय गांधी जी भारत लौटे उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था, जिसमें गांधी जी ने सरकार की मदद की। कौन सी सरकार की? ब्रिटिश सरकार की, अंडरलाइन रखो, जिससे उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को, इसको अंडरलाइन कर लो, युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग, इसको भी टिक करना, सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे, यानी अंग्रेजों का चापलूस है, अंग्रेजों का सार्जेंट है। नेक्स्ट अंडरलाइन करना। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। तो अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम जो है ना, यही सत्याग्रह आश्रम है। लिख लो यहाँ, सत्याग्रह आश्रम और साबरमती आश्रम एक ही बात है। ये सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम, ये फिर आएगा नाम जब गांधी जी पैदल चलेंगे ना, कहाँ से कहाँ? साबरमती आश्रम से दांडी। तब फिर दोबारा ये कौन से सन में बनाया ये आश्रम? आते ही बना लिया। कब आए थे? 1915। कौन सी नदी के किनारे? साबरमती। कहाँ बनाया ये? गुजरात में, अहमदाबाद में। इसके बाद टिक करो, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का प्रारंभिक दौर। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, अंडरलाइन करो, 3 संघर्ष, चंपारण, खेड़ा और खेड़ा का किसान आंदोलन और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन के सफल नेतृत्व से हुआ। ये मैंने तीनों घटनाएं तुम्हें अच्छी तरह बताई हुई है। सबसे पहले गांधी जी इंडिया कब आए हैं? लेकिन गांधी जी ने 1915 में कुछ नहीं किया, न 16 में, 17 में क्या चलाया? चंपारण में क्या प्रॉब्लम थी? तिनकठिया में क्या था? टोटल 20 में से 3 सबसे उपजाऊ हिस्सों पर क्या पैदा करो? नील। और इसके लिए इनको रामचंद्र शुक्ल नाम के एक आदमी ने इनवाइट किया था। यहाँ इन्होंने कुछ वकील अपने साथ लिए थे, जिनमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तभी तो ये बिहार गांधी कहलाते हैं। बिहार में चला था ये, और गांधी जी के सबसे बड़े फॉलोअर्स में 4 वकीलों में ये थे, तो बिहार गांधी बन गए। चंपारण के बाद गांधी जी का किस्मत का सितारा चमका और बाय चांस उसी सालों में क्या होने लग गया? अहमदाबाद। क्या इशू था यहाँ बताना? प्लेग बोनस। कितने % मांग रहे थे? 50। ये कितना कह रहे थे? 20। गांधी जी ने सेट करा दिया 35 पर। अनसुईया बेन पटेल, मैंने बताया था, एक बहुत अमीर घराने की लड़की जो जाके मजदूरों के पक्ष में खड़ी हो गई कि मेरे पिता और मेरे भाई जो है मजदूरों का ध्यान नहीं रखते। इसी तरह इसी साल में एक और जगह क्रॉप फेलियर रहा। कौन सी जगह थी वो? खेड़ा। और गांधी के आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने कहा ठीक है, जो दे सकता है पैसे दे दो, नहीं दे सकता मत दो। तो इस तरह से लगातार 3 गांधी जी की बड़ी अचीवमेंट्स हैं और इसलिए गांधी नेशनल लीडर बनने में सफल रहेंगे। देखो इसमें अब एक एक करके तीनों बताएंगे। पहला है चंपारण किसान आंदोलन, अंडरलाइन कर लो ये, चंपारण।
फिर पहली लाइन में ही अंडरलाइन करना, चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने 3/20वें भाग पर नील की खेती करने का समझौता कर रखा था। इसको अंडरलाइन कर लो, तिन कठिया पद्धति। अब पढ़ लो, इस समझौते से मुक्त होने के लिए किसानों से लगान की मांग बागान मालिकों द्वारा की गई, जिसके विरोध में किसानों ने विद्रोह किया। अंडरलाइन करना, चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें चंपारण आकर विद्रोह का नेतृत्व करने का आग्रह किया। किसके आग्रह पर आए? रामचंद्र शुक्ल के, लखनऊ में मिले थे वो। नेक्स्ट सिर्फ पढ़ेंगे, गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर प्रशासन ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी द्वारा, टिक कर लो, सत्याग्रह छेड़ने की धमकी पर आदेश वापस लिया। फिर पढ़ लो, मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसमें गांधी जी को सदस्य बनाया। इसी आयोग की अनुशंसा पर, अंडरलाइन करना, तिन कठिया प्रणाली समाप्त कर। फिर पढ़ लो, अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% किसानों को वापस कर दिया। इस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद, अंडरलाइन, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो गांधी यहाँ आए, आते ही कुछ नहीं किया, लेकिन जो पहला आंदोलन चलाया उसमें क्या उपाधि मिल गई? महात्मा। किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर को इन्होंने क्या कहा? गुरुदेव। लिख लो यहाँ, टैगोर के नाम के नीचे लिख लो, गुरुदेव की उपाधि गांधी ने दी। गुरुदेव की उपाधि गांधी ने दी। ये 1861 का बर्थ ईयर है टैगोर का, तो एक साथ से के यहाँ 8-9 साल का फर्क है बस। लिख लो, बर्थ 1861, गुरुदेव की उपाधि गांधी ने दी, बर्थ 1861। कौन सा बड़ा प्राइज मिला था? कल बताया था मैंने, इनको मिला था पहला नोबेल। किस क्षेत्र में? लिटरेचर में। कौन से सन में? 1913 में। और ये पहला इंडियन होने के साथ साथ पहला एशियन भी है। कितने क्षेत्रों में नोबेल? 6। 3 तो साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमेडिसिन, एक शांति का, एक साहित्य का और एक अर्थशास्त्र का। सबसे लेट कौन सा आया? अर्थशास्त्र का, 1969 में। कौन सा अलग देश देता है? पीस का, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और बाकी सारे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। चलो नेक्स्ट देखना, खेड़ा किसान आंदोलन। गुजरात के खेड़ा जिलों के, अंडरलाइन करना, किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ, टिक कर लो, किसान लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। इस आंदोलन की बागडोर गांधी जी ने मार्च 1918 को संभाली। इससे लाचार सरकार ने एक आदेश जारी किया कि, अंडरलाइन करो, लगान की वसूली उसी से की जाए जो उसको देने में समर्थ हो। तो सब दिखाएंगे कि हम समर्थ हैं ही नहीं। खेड़ा में गांधी जी ने अपने पहले वास्तविक सत्याग्रह की शुरुआत की। तो पूछेंगे, गांधी जी ने प्रॉपर सत्याग्रह पहली बार कहाँ यूज किया? आंदोलन पहली बार कहाँ चलाया? लेकिन सत्याग्रह का मेन यूज कहाँ किया? खेड़ा। भूख हड़ताल पहली कहाँ की थी? अहमदाबाद, मिल मजदूर। नेक्स्ट टिक कर लो, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। अहमदाबाद में मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच 1918 में प्लेग बोनस, डबल टिक कर लो, प्लेग बोनस को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ। अंडरलाइन करना, मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया। फिर पढ़ लो, धमकी दी, जो ये बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अंडरलाइन करना, गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए, जबकि, अंडरलाइन, गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। लिखो, पहली भूख हड़ताल, फर्स्ट भूख हड़ताल थी ये गांधी की। पेपर में आता है, पहली भूख हड़ताल, पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन, तीनों काम किए हैं ये। पहली भूख हड़ताल गांधी की किसके लिए की है? गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूर। पहला सत्याग्रह कहाँ किया? खेड़ा में। लेकिन पहली बार लीड कहाँ किया? चंपारण में। आगे टिक करना, ये हो गया भूख। पढ़ लो, गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामलों को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए। अगले पेज पर टिक करना, ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला किया और आंदोलन समाप्त। तो ये लड़ाई कितने कितने के बीच में थी? 20 और 50। कितने पे निपटा दी? 35%। भूख हड़ताल का पहला प्रयोग, भूख हड़ताल का मिल के मजदूरों के लिए, और सत्याग्रह का खेड़ा के लिए, और वैसा पहला आंदोलन चंपारण। उक्त आंदोलनों में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी, टिक कर लो, चंपारण में राजेंद्र प्रसाद, यहां लिख लो बिहार गांधी, बिहार गांधी, राजेंद्र के पास। सबके नाम नहीं याद हो सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो याद करने हैं। बिहार गांधी। इसके बाद इसमें टिक करना, जेबी कृपलानी, इसके ऊपर लिखो, जेबी कृपलानी का नाम सुना है? जेबी कृपलानी कौन है? आचार्य कृपलानी। ये वो आदमी है जो आपकी देश की आजादी के टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष था। लिखो इसके ऊपर, लिखो, आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऐसे याद कर लो, इनकी कृपा से हमें आजादी मिल गई। तो कांग्रेस के अध्यक्ष आजादी के समय कौन थे? लेकिन 1947 में अगस्त के बाद अध्यक्ष बन गए थे राजेंद्र प्रसाद। तो आजादी को कंसीडर करेंगे, आजादी के समय कौन था? जेबी कृपलानी। चलो अगला पॉइंट देखो, खेड़ा सत्याग्रह में इंदुलाल याज्ञनिक थे और वल्लभ भाई पटेल। पटेल भी तो गुजरात के ही थे। पूछेंगे, पटेल ने किस आंदोलन में गांधी का साथ दिया? खेड़ा में। खेड़ा में कौन लोग परेशान थे? नॉर्मल किसान। बिहार में कौन परेशान था? नील वाला। और अहमदाबाद में मिल का मजदूर। नेक्स्ट करो, अहमदाबाद में अनसुईया बेन पटेल लिख लो, ये मिल मालिक की बेटी थी, बहुत तगड़े मिल मालिक थे इसके पिताजी। अपने पिताजी की तरफ से हटके और मजदूरों की तरफ खड़ी होगी कि पिताजी और मेरा जो भाई है वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनको इनका हक नहीं दे रहे।
इसके बाद आ जाओ रॉलेट एक्ट पे। रॉलेट मैंने अभी अभी बताया कैसा कानून था, काला। क्या 3 चीजें बंद कर दी, अपील, वकील और दलील, जो कि गलत था। पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे। बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए, टिक कर लो, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना, ये टारगेट था इनका, के लिए सरकार ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, नाम भी अंडरलाइन कर लो, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। मेन टिक मार्क करते हैं, सारे पेज को नहीं, जो मैं बोलूं उसको अंडरलाइन कर लो बस। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसके सुझावों के आधार पर, चौथी लाइन टिक करना, रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट बहुत काम का पॉइंट है, टिक कर लो। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसे चाहे, जब तक चाहे, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। तो जिस पे शक हो थोड़ा सा किसी भी यंग लड़के पे कि हमारे खिलाफ जा रहा है, कह देंगे पकड़ के ले जाने। किस अधिनियम में? रॉलेट। तो ना माँ बाप से मिलने देंगे, ना वकील की सुनेंगे, ना उस लड़के की सुनेंगे, और जब तक चाहेगा मन उसको बंद काल कोठरी में डाल के रखेंगे, वो बोल भी नहीं सकता। तो अब 1 साल 2 साल तो आदमी क्या करेगा, फाइनली वो टूट जाएगा और सोचेगा बकवास रास्ता था क्रांति का, मुझे क्या मिला। अंडरलाइन कर लो आगे, बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को अंडरलाइन करना, ये बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। अगले पॉइंट में सिर्फ पढ़ लो, गांधी जी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट के विरोध में अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन के लिए निर्धारित की गई एक डेट, इसी लाइन में पीछे टिक करना, हड़ताल की चेतावनी दी गई। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। पेपर में आ जाएगा किस अधिनियम के विरोध में पहली बार हड़ताल शब्द का प्रयोग किया, रॉलेट एक्ट। या तो वापस ले लो, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे, देशव्यापी हड़ताल। इसके बाद 3 पॉइंट छोड़ दो, चौथा पॉइंट टिक करना, रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की। इसके बाद अगला पॉइंट, एक छोड़ के लास्ट पॉइंट टिक करना, यह पहला राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। इसके बाद आ जाओ जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन से 2 लड़के पकड़ लिए थे जो लीडर थे? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। एक हिंदू था और एक मुसलमान, और दोनों बेस्ट फ्रेंड, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, और उनकी देखा देखी हिंदू मुस्लिम सबको लग रहा था हम भी एक बन सकते हैं, इसलिए पकड़ लिए। नेक्स्ट पॉइंट में टिक करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। पहला पॉइंट अंडरलाइन करो, पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू, नाम क्या है इनका, सैफुद्दीन, मुस्लिम है ये, और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध हेतु 10 अप्रैल को, अंडरलाइन रखो, एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया। स्थिति बेकाबू हो गई, 12 अप्रैल को सेना बुलानी पड़ी। 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी का दिन, अमृतसर के जलियांवाला बाग में 10 अप्रैल के गोलीकांड और नेताओं किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज, अंडरलाइन करना, जनरल ओ डायर, और जिसको मारा वो था माइकल डायर, अलग अलग हैं ये, कि बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। ये अंग्रेजी आंकड़ा है, आपका आंकड़ा कहता है 3-4 हजार लोगों का नुकसान हुआ था। अगले पेज पर आ जाओ, दीन बंधु CF एंड्रयूज, इसको डबल टिक कर लो, दीन बंधु उपाधि लिख लो, उपाधि है इसकी, दीन बंधु के ऊपर लिखो उपाधि। एक आदमी है तुम्हारे देश में देश बंधु, पेपर में आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। दीन बंधु के उपनाम से किसको जाना जाता है? दीन मतलब गरीबों का भाई, और एक मैंने क्या बोला, देश बंधु। कौन है बताना देश बंधु? CR दास, चित्तरंजन दास, इनका पूरा नाम चित्तरंजन दास, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं ये भी। और दीन बंधु कौन है? CF एंड्रयूज, CF एंड्रयूज एक अंग्रेज है, ये गरीबों को के लिए काम करता है और ये देश के लिए काम करते हैं। यहीं इसके ऊपर ही लिख लो, देश बंधु चित्तरंजन दास, और दीन बंधु तो इन्होंने लिखा ही हुआ है CF एंड्रयूज। जो दीन है वो अंग्रेज है और देश अपने वाले हैं। दीन बंधु CF एंड्रयूज, देश बंधु CR दास, दोनों C से स्टार्ट होते हैं, CF एंड्रयूज और CR दास। अपने वाला देश बंधु है और अंग्रेज का नाम है दीन बंधु। चलो आगे टिक करना, दीन बंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। एक अंग्रेज क्या कह रहा है, जानबूझ के प्लान करके मारा है। कौन है वो अंग्रेज? CF एंड्रयूज, इसलिए हमने क्या नाम दिया, ये दीन बंधु है, दीन लोगों का बंधु है। अगला भी टिक करो, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य ने कहा, मतलब एक अंग्रेज ने, कि ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। हम नहीं कह रहे बातें, ये अंग्रेज कह रहे हैं अपने आदमी के लिए। नेक्स्ट भी टिक कर लो, हत्याकांड के विरोध में ये काम का है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। इसको डबल टिक कर लो, हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी? नाइट। नाइट इज्जत के लिए इंडियंस को दी जाती थी उपाधि, अंग्रेज देते थे। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे शंकर नायर, इन्होंने रिजाइन कर दिया। यानी 2 इंडियंस ने भी एक तरह से इनके एंटी, भाई हम तुमसे खुश नहीं है, पकड़ो अपनी उपाधि। किसने वापस कर दी? टैगोर ने। कौन सी उपाधि थी? जो वायसराय की कार्यकारिणी में 15-20 आदमी थे ना, उनमें से एक जो इंडियन था, क्या नाम है इनका? इनका नाम है, हाँ ये पढ़ने पड़ते हैं बार बार तब याद होते हैं। इन्होंने कहा भाई मैं तो परिषद से इस्तीफा देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, तुम्हें अकल ही नहीं है काम करने की। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आदमी हैं, शंकर नायर और टैगोर। अगले पॉइंट पे आ जाओ, सरकार द्वारा इस हत्याकांड की जांच हेतु गठित, डबल टिक कर लो, हंटर कमेटी,
फिर पढ़ो, ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाना यानी सेना का कानून लगाना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था। रिपोर्ट सारे अंग्रेज लिख रहे हैं और कुछ ऐसे इंडियन उसमें शामिल हैं जो पैसे से जिनका मुंह बंद किया जा सकता है। तो रिपोर्ट की भाषा देखो क्या है, अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था। तो ये तो रिपोर्ट किसका फेवर कर गई? अंग्रेजों का। तभी तो फिर गांधी ने कहा कि जानबूझ के ऐसा किया। आगे अगले पॉइंट में देखना, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने, अंडरलाइन करो, पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी कि हर पेज पे दिख रहा है कि कैसे अपने आदमी को बचाने के लिए क्या क्या लिख रहे हैं ये। नेक्स्ट चेक कर लो, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय, इसके ऊपर लिखो महामना, इनका उपनाम है महामना। पेपर में आ जाएगा महामना किसका उपनाम है? मदन मोहन मालवीय। यहाँ MMM भी लिख लो, MMM, ट्रिपल M, इसी को बोलते हैं ट्रिपल M या महामना, मदन मोहन मालवीय। बहुत बड़ा नाम है, पूना समझौते में भी गांधी के साथ खड़े होंगे ये। नेक्स्ट चेक कर लो, तो इसमें मदन मोहन मालवीय। बस फिर पढ़ो कि अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई, इसमें बाकी सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास। CR दास मैंने क्या बताया? चित्तरंजन दास। क्या नाम है इनका? उपनाम देशबंधु। दोबारा लिख लो, CR दास के पास लिख लो देशबंधु, देशबंधु। अगला है तैयब जी और जयकर। इसमें सेकंड लास्ट लाइन टिक करना, डायर की निंदा करते हुए उस पर विवेकहीन होकर भावावेश में कदम उठाने का आरोप लगाया। तो हमारी जो कमीशन बैठा उसने कहा इसने गलत किया। अंग्रेजों ने क्या कहा कि इससे गलती हो गई लेकिन ये देशभक्ति के कारण गलती हुई। नेक्स्ट पे आ जाओ, खिलाफत। खिलाफत बताया था मैंने, तुर्की के खलीफा को किसने हटा दिया? और ये अंग्रेज भारत में किसके भले बनने की एक्टिंग करते थे? उनको कहते थे हम तुम्हारा फायदा देखेंगे, ये हिंदू तुम्हारा फायदा नहीं देखेंगे। इनको भी ऐसी गलतफहमी हुई, तभी तो इन्होंने 1906 में क्या बना दी? मुस्लिम लीग। और मुसलमानों के मन में निष्ठा भर दी, किसके प्रति? अंग्रेज। अंग्रेज बहुत अच्छे, अंग्रेज हमारा भला करेंगे। आंखें कब खुली? जब ये खिलाफत में देखा कि ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। और दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश कौन था? वो तुर्की। जब इसके खलीफा की ये इज्जत नहीं करते, उसको कुछ नहीं समझते, उसकी औकात इनके सामने नहीं है, तो ये हमारी क्या इज्जत करेंगे? ये जल्दी से टिक कर लो, खिलाफत। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। तो जितने मुसलमान थे धरती के, सब किसको अपना हेड मानते थे? तुर्की के खलीफा को। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। इसके नीचे इस पॉइंट की तीसरी लाइन टिक करना, बीच में, युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निर्णय लिया, जिससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए। अब मुसलमानों को लगा गलत हुआ। नेक्स्ट टिक कर लो, अली बंधु, दो भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, गांधी जी से मिलेंगे। जिन्ना ने क्या कह दिया था खिलाफत वाले जब आए थे कि हमारे बस की नहीं है, हम अपने देश को तो संभाल लें, लेकिन मोहम्मद अली शौकत अली बोले हम काम करेंगे। और किसने इनका साथ दिया? गांधी। और गांधी ने सही टाइम पे साथ दिया, क्योंकि अब गांधी को अगले साल इनका साथ चाहिएगा। ये टिक कर लो, अली बंधु। पूछ लेते हैं कौन कौन? मोहम्मद अली, शौकत अली ने अपने पत्र कॉमरेड, ये इनका अखबार था। इसके बाद तीसरी लाइन टिक करना, अंग्रेजों के खिलाफ लिखा। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध हुए खिलाफत आंदोलन में, अंडरलाइन कर लो, खिलाफत आंदोलन में गांधी के सम्मिलित होने पर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। गांधी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का एक सुनहरा अवसर माना। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। दिल्ली में नवंबर 1919 को होने वाले काम का पॉइंट है ये, खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसको प्रदान की गई? गांधी। यानी देश के सारे मुसलमानों ने किसको अपना लीडर मान लिया? महात्मा गांधी। गांधी बहुत समझदार हैं, इन्होंने किसका साथ दिया है? मुसलमानों का। अगले साल ये क्या कहेंगे मुसलमानों को? तुम हमारा साथ दो तब आजाद होंगे। और वो कौन सा आंदोलन कहलाएगा फिर? असहयोग आंदोलन। इतनी कहानी सबकी समझ में आ गई? हमने कांग्रेस के तीसरे चरण की शुरुआत कर ली आज, और तीसरे में कल से जो हम पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा टॉपिक है ये? एक दिन मैंने असहयोग का हल्का सा टॉपिक तुम्हें समझाया था। इसके बाद एक बहुत बड़ा सविनय, कौन सा आएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे आप कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और फिर तीसरा आएगा, कौन सा आएगा बताओ लास्ट? QIM, जैसे आप कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। अब बस ये 3 आंदोलन बड़े पढ़ने हैं, और इनके बीच की छोटी छोटी घटनाएं हम कल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे।